In 1946, Britain rejected the demand for creation of Pakistan. Congress said yes, Muslim League also said yes, yet within weeks India was burning in communal violence. So what exactly went wrong? 1946 में ऐसा प्लान आया था जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हाँ कहा। फिर हुआ कुछ हफ्तों बाद डायरेक्ट एक्शन डे, दंगे भड़के और देश विभाजन की ओर आगे बढ़ गया। आखिर उस प्लान में ऐसा क्या था जिसने भारत की एकता को बचाने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया? दिस वॉज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। यूनिटी विदाउट पार्टीशन बट यूनिटी विद कंडीशन। आज हम समझेंगे कि ये प्लान क्यों बना, इसमें क्या था और ये क्यों टूट गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 25 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन प्लान। सो कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ कैबिनेट मिशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यूनाइटेड इंडिया क्यों चाहते थे, वो पार्टीशन क्यों नहीं चाहते थे, उनका पर्सनल क्या बेनिफिट था, उस एंगल से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन जो है वो पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड को क्यों रिजेक्ट करती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल कारण हो जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या थे कैबिनेट मिशन के, उसे हम समझेंगे। मेन प्रोविजंस को हम समझेंगे कैबिनेट प्लान के। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या स्कीम लाया गया था वो हम जानेंगे। और इंटरिम गवर्नमेंट यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाया गया था उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे यहाँ पे। देन रिस्पॉन्स क्या रहा पॉलिटिकल पार्टीज का विद रिस्पेक्ट टू दिस कैबिनेट मिशन, वो हम देखने वाले हैं। कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के, उनको भी हम समझेंगे। एंड फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स जो है वो देने की कोशिश करूंगा विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट मिशन प्लान, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैकग्राउंड अगर हम देखें कैबिनेट मिशन का, तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है खत्म हो गया और ब्रिटेन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर अब बन रहा है, क्योंकि दुनिया की नज़र ब्रिटेन के ऊपर है कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो इंडिया में उठा हुआ है वो कैसे रिजल्व करती है। ग्लोबल ऑर्डर जो है वो नया हो चुका है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्रिएशन हो चुका है 1945 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर एंड एंड ऑफ कॉलोनियल रूल को ज़्यादा बढ़ावा देता है। रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हो जाती है, यानी नेवी के जो लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पावर देखा जनता का, आम जनता का, अब नेवी के तरफ से भी उनको ओपोजिशन जो है वो झेलना पड़ रहा है। और इस म्यूटनी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कन्विंस हो गई कि अब हम ताकत के जोर पे भारत में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते हैं। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का डेडलॉक जो है वो बना हुआ था। कांग्रेस चाह रही थी कि पार्टीशन ना हो, मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की डिमांड पे अटकी हुई थी, तो इस डेडलॉक को तोड़ना भी जरूरी था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अंडर लीडरशिप ऑफ क्लेमेंट एटली, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा मार्च 1946 में। किस लिए? ताकि जिन चीज़ों को डिस्कस किया जा सके कि किस तरीके से इंडियंस के हाथों में पावर को ट्रांसफ़र किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरीके से बनाया जाए भारत का। इस मिशन को भेजा गया था लेबर गवर्नमेंट के द्वारा, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? एटली। 19 फरवरी 1946 को अनाउंस किया गया था एटली के द्वारा कि कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा इंडिया में, और यह मिशन जो है वो पहुंचता है इंडिया में ऑन 24 मार्च 1946। इस मिशन में कौन कौन मेंबर थे, कितने मेंबर्स थे? टोटल 3 मेंबर्स थे, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर LCA तेजस। आई होप दैट यू आर अवेयर विद LCA तेजस, इंडिया का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो L से आपको याद रखना है लॉरेंस, C से याद रखना है क्रिप्स एंड A से याद रखना है अलेक्जेंडर। सो ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसके अंदर कौन कौन मेंबर थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और ये जो मिशन आया था इसका हेड यही था, लॉरेंस। ओके, देन सेकंड पर्सन वाज सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड पर्सन वाज AV अलेक्जेंडर। ओके, तो आपको याद रखना है LCA तेजस से। सो की ब्रिटिश पॉलिसी शिफ्ट क्या हुआ? तो हमने देखा कि जब शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुआ तो उसका मेन कारण बना था मुस्लिम लीग।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया दैट वी कैनॉट अलाउ ए माइनॉरिटी टू प्लेस ए वीटो ऑन द एडवांस ऑफ द मेजोरिटी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो उन चीज़ों को रोक दे जो मेजोरिटी ग्रुप चाहती है। और यहाँ से इनडायरेक्ट वे में एक सिग्नल जो है मुस्लिम लीग को दिया गया कि भाई तुम्हें जो हम सपोर्ट कर रहे थे अभी तक उसका तुम ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो, अब तुमसे हम अपना सपोर्ट जो है थोड़ा पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, सो अब हम समझेंगे कि ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड इंडिया क्यों चाहता था। वो क्यों नहीं चाहता था कि उसके जाने से पहले इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाए। तो उसके बेनिफिट्स थे, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ व्यक्तिगत फायदे थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का ये लास्ट अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके द्वारा वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है चाहती थी कि इंडियंस को कर दिया जाए विदाउट डिवाइडिंग इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहे बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस। वो कोई दया भाव से इन चीज़ों को नहीं कर रहे थे या फिर उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर उनका कुछ फायदा नहीं होता अनडिवाइडेड इंडिया को लेकर। ओके, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, तो वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हो जाता है तो ब्रिटेन जो है वो कमज़ोर पड़ चुका था एंड अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एशिया में बना के रख सके, इसलिए वो यूनाइटेड इंडिया चाहता था। यूनाइटेड इंडिया जो है वो एक्ट करता है फ्रेंडली पावर अगेंस्ट सोवियत यूनियन एक्सपेंशन ड्यूरिंग द अर्ली कोल्ड वार। तो आप देख सकते हैं कि वो काइंडनेस की वजह से अनडिवाइडेड इंडिया नहीं चाहते थे, वो अपने प्लानिंग अपने फायदे के हिसाब से अनडिवाइडेड इंडिया जो है वो चाहते थे। देन इकोनॉमिक रीजंस, तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन जब वर्ल्ड वार 2 लड़ रहा था तो बहुत ज़्यादा डेट में वो पड़ा। इंडिया का लगभग 1300 से 1600 करोड़ रुपए जो हैं वो कर्ज के रूप में ब्रिटेन के ऊपर पड़े हुए थे, बिकॉज इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ किया था ब्रिटेन ने और कहा था कि हम आपको वापस पे बैक करेंगे। तो अगर डिवाइडेड इंडिया रहता यानी इंडिया का पार्टीशन हो जाता तो रीपेमेंट जो है वो किसको किया जाए, कैसे किया जाए, ये डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती इंग्लैंड को। इसलिए वो चाहता था कि यूनाइटेड इंडिया जो है वो रहे। इंडिया का इंडस्ट्री जो है, रिसोर्सेज जो है वो सब बटे हुए थे और वो इंटरकनेक्टेड थे। अगर इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन जाते तो कुछ जो इंडस्ट्रीज थी वो पाकिस्तान में फॉल हो रही होंगी, कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिया में फॉल हो रहे होंगे एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे में क्या होता कि जो ट्रेड है वो हर्ट होता। बट ये ट्रेड अगर हर्ट हो रहा था, इससे किनका दिल टूट रहा था, किनके दिमाग में टेंशन बढ़ रहा था, ब्रिटिशर्स के, क्योंकि इन सब चीज़ों से ब्रिटिशर्स के बिजनेस पे एंड एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला था। एंड एक सिंगल इंडिया का मार्केट जो है वो बेटर था ब्रिटिशर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड एक्सपोर्ट। दैट्स वाई वो चाहते थे कि अनडिवाइडेड इंडिया रहे। इंटरनेशनल इमेज, इंग्लैंड को अपना इंटरनेशनल इमेज भी बना के रखना था। अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ये सब देख रहे थे और पीसफुल ट्रांसफर अगर होता पावर का और यूनाइटेड इंडिया अगर रहता तो ब्रिटेन एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में नजर आता, वो फेल नहीं होता एज ए कॉलोनियल रूलर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी कंसर्न क्या थे, तो कहा गया कि इंडियन आर्मी जो उस समय की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड थी उसको डिवाइड करना रिस्की था। ब्रिटेन को डर था कि कहीं सिविल वार ना हो जाए अगर पार्टीशन जो है वो जल्दी कर दिया जाए, इसलिए वो बिलीव कर रहे थे कि मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे अंडर यूनाइटेड इंडिया विद लीगल सेफगार्ड्स। सो कैबिनेट मिशन प्लान ने क्यों रिजेक्ट किया डिमांड ऑफ पाकिस्तान को, अब हम वो देखेंगे। ब्रिटिश लोगों ने क्या लॉजिक दिया दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इसमें हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वाई वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और उन्होंने कितनी चालाकी से किया है उसे हम देखते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट जो हैं वो वैलिड हैं, बट उन्होंने अपनी पर्सनल बेनिफिट को किस तरीके से छुपाया वो भी हमें देखना है। तो उन्होंने कहा कि कम्युनल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट जोन में 37.93% रहेंगे और नॉर्थ ईस्ट जोन में 48.31% रहेंगे। पाकिस्तान जो है उसमें अभी भी लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रहता, जबकि पाकिस्तान का डिमांड किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ
मेजोरिटी पॉपुलेशन अगर मुस्लिम है तो वो एरिया जो है पाकिस्तान को दिया जाए, बट यहाँ पे पॉपुलेशन जो है मेजोरिटी में मुस्लिम्स थी, फिर भी 48.31%, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था मुस्लिम्स एंड हिंदू पॉपुलेशन में। और ये एरियाज अगर पाकिस्तान के हाथ में दे दिए जाए तो यहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो नॉन मुस्लिम रहेगी, ये कहा कैबिनेट मिशन प्लान ने। देन टेरिटोरियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इलॉजिकल है। कहा गया कि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब, बंगाल एंड असम में वो मुस्लिम्स के कंट्रोल में यानी पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के कंट्रोल में चले जाएं, और एक छोटा पाकिस्तान क्रिएट करना जो है वो लार्जर पॉपुलेशन के विश के अगेंस्ट में हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या क्या बताए गए। तो इस मिशन ने ये कहा कि ट्रांसपोर्ट को बांटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रोडवे, रेलवेज, इनको हम कैसे बांटेंगे, और अगर हम बांटेंगे भी तो पंजाब के एरिया में, बंगाल के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर पार्टीशन कर दिया जाता है तो। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम जो है उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सेंट्रली मैनेज किया जा रहा था। तो कौन सा चीज़ किसके हाथ में दिया जाए, किस तरीके से एरिया को डिवाइड किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, एंड इन सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का क्रिएशन ना हो, यूनाइटेड इंडिया रहेगा तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ आर्म फोर्सेस का डिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो जाएगी, और किसको कितनी आर्मी दी जाए, कितना रिसोर्सेज जो है उनको दिया जाए, ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको कन्फ्यूज़न होगा कि वो इंडिया में जाएं कि पाकिस्तान में जाएं, किस साइड को वो सपोर्ट करें, ये उनके लिए मुश्किल होने वाला है। इसीलिए यूनाइटेड इंडिया जो है वो बेटर ऑप्शन है। देन ज्योग्राफिकल वीकनेस के बारे में कहा गया कि अगर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट कर दिया जाएगा तो वो एक दूसरे से 700 माइल्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 1125 और 27, ठीक है, इतने किलोमीटर्स वो दूर रहेंगे। ओके, 1125 और 1127 किलोमीटर्स वो दूर रहेंगे, और वो कम्युनिकेट सही तरीके से तभी तक कर पाएंगे जब तक इंडिया का गुडविल उनके साथ है। क्यों? क्योंकि इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान, इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया का एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ से इनको कम्युनिकेट करना है तो उनके पास या तो ये वाला ऑप्शन है रास्ता, या तो ये वाला ऑप्शन है। अगर उनको सस्ता और इजी वे चाहिए तो वो इंडिया के ऊपर से या इंडिया के थ्रू से ही उनको गुजरना होगा। बट अगर उनका रिलेशन इंडिया के साथ खराब होता है तो उनका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इसीलिए पार्टीशन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है। दैट्स वाई पाकिस्तान का क्रिएशन नहीं होना चाहिए, इस मिशन के द्वारा कह दिया गया। कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन का? तो कोर ऑब्जेक्टिव था टू ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर्स टू इंडियंस, establish a constituent assembly, avoid immediate partition of India, and to create a loose but united India। तो ये पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। पावर का ट्रांसफर पीसफुल तरीके से किया जाए इंडियंस के हाथों में, ये कोर ऑब्जेक्टिव में था। देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाए, जो कि भारत का संविधान जो है वो बनाएगी, एंड इमीडिएट पार्टीशन ना हो, वो भी कोर ऑब्जेक्टिव था कैबिनेट मिशन का। और वो ये यूनाइटेड इंडिया चाहते थे जिसमें सेंटर के पास कम पावर हो, लूज बट यूनाइटेड इंडिया। देन मेन प्रोविजंस क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के, वो हम देखेंगे। सो यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई, कहा गया कि इंडिया को वन यूनियन के रूप में ही रखा जाएगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग पावर्स रहेंगी, और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंसेस रेज कर सकता है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बट इसलिए इतनी बार बोला क्योंकि यहाँ से ट्रैप क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ट्रैप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि अंडर कैबिनेट मिशन प्लान द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हैविंग जनरल टैक्सेशन पावर ओवर ऑल सब्जेक्ट्स, तो वो स्टेटमेंट वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस रेज करने का पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट्स, ओके।
सो यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में क्या बात कही गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जो है और प्रिंसली स्टेट जो है वो मिल के यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करने वाले थे। स्पेशल सेफगार्ड जो है वो रखा गया था फॉर कॉम्युनल इश्यूज, यानी कोई भी कॉम्युनल इशू अगर उठेगा तो स्पेशल सेफगार्ड दिया गया था। और इस स्पेशल सेफगार्ड को क्या कहा गया? तो डबल मेजोरिटी सेफगार्ड कहा गया। ठीक है, डबल मेजोरिटी सेफगार्ड। अब ये डबल मेजोरिटी सेफगार्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि कोई भी कॉम्युनल इशू अगर उठता तो उसे दो स्टेजेस से पास होना था। ठीक, पहला है ईच मेजर कम्युनिटी, यानी हर जो मेजर कम्युनिटी थी वो पहले उस इशू को पास करती बाय मोर देन 50% वोट। उसके बाद जितने भी टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग थे वो सब भी अगर इस बिल को मोर देन 50% वोट से पास करते तो वो बिल जो है वो पास होता, अगर वो फेल करते तो वो बिल जो है वो फेल हो जाता। ठीक है, तो ये सेफगार्ड जो है वो रखा गया था रिगार्डिंग कम्युनल इशू, ताकि बैलेंस जो है वो बना के रखा जा सके विद रिस्पेक्ट टू कम्युनल इश्यूज। ठीक, देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी। प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी जो है वो दिया गया और रेसिडेरी पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस के हाथ में दिए गए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन जनरल हमारे दिमाग में रहता है कि रेसिडेरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दिया गया होगा, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, फुल ऑटोनॉमी जो है प्रोविंसेस को मिला और रेसिडेरी पावर जो है वो भी प्रोविंसेस को ही दिया गया था। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस जो है वो किया गया था, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। ग्रुप ए जो है उसमें हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस को रखा गया, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड ओडिशा है, जिसमें 70 to 90% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। देन ग्रुप बी रखा गया जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को रखा गया था, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध जो है उसके अंदर आ रहे थे। पंजाब में देखा जाए तो 50% जो है पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, सिंध में 71%, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 92%। देन एक थर्ड ग्रुप बनाया गया था जो कि अगेन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें बंगाल एंड असम जो है वो इंक्लूड हो रहे थे। और बंगाल में अगर हम देखें तो 54% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम थी, असम में 34% जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। कंबाइंड वे में अगर हम देखें तो 51 to 52% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम की हो जा रही थी। तो पाकिस्तान को अलग से क्रिएट न किया जाए और पाकिस्तान को लगे कि उनका डिमांड जो है मान लिया गया है, उस वजह से ग्रुपिंग जो है वो किया गया था। ठीक है, और ये ग्रुपिंग किस बेसिस पे की गई थी? वेदर दैट एरिया इज बिलोंगिंग टू हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी। ओके, देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का स्कीम जो है वो भी लाया गया। इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे ताकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए, और ये इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होने वाला था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने वाले थे। वोटिंग राइट जो है वो सबको नहीं दिया गया। एडल्ट सफरेज जो है वो रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अगर ये किया जाता तो काफ़ी ज़्यादा जो है देरी हो जाती, इसीलिए इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन जो है करवा लिया गया। वोटिंग मेथड कौन सा यूज़ होने वाला था? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा था एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा था। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रखा गया, मेंबर्स डिवाइड किए गए थे जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख कैटेगरी में, और हर जो ग्रुप है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर रहा था। देन स्ट्रेंथ कितना रहने वाला था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से 4 मेंबर, प्रिंसली स्टेट से अप टू 93 मेंबर्स, इन टोटल 389 जो है वो स्ट्रेंथ रहने वाला था। देन सेक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे इंडिया को ग्रुप में बांट दिया गया, तो आगे कहा गया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भी 3 सेक्शंस में बटेगी, सेक्शन ए, बी एंड सी। हर जो सेक्शन है वो फ्रेम करेगा प्रोविंशियल एंड ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को, और इंटायर असेंबली जो है वो फिर फ्रेम करेगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, 3 सेक्शन जो है वो बनाए गए, ए, बी, सी। सी सेक्शन को हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर बंगाल है एंड असम है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि बंगाल और असम जो हैं सबसे पहले
अपने प्रोविंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड असम जो है अपने प्रोविंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। उन मैटर्स को वो इंक्लूड करेगा जिसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा, यानी जो प्रोविंशियल मैटर है उन्हीं के ऊपर वो डील करते हुए अपने प्रोविंस के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों ने अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, इसके बाद ये मिलेंगे दोनों और फिर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इनका ग्रुप कौन सा है? इनका ग्रुप है सी। ठीक है, हियर बी फॉर बंगाल एंड ए फॉर असम। ये ग्रुप वाला आप कंसिडर मत कीजिएगा, यहाँ पे ये बंगाल है, ये असम है। तो बंगाल और असम जो है अपना इंडिविजुअल प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद मिलते, बैठते और अपने ग्रुप यानी ग्रुप सी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने वाले थे। ओके, और इनका जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता, ग्रुप सी का कॉन्स्टिट्यूशन बंगाल एंड असम के द्वारा तैयार कर लिया जाता, वैसे ही बी के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेते, ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन। ए के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सबसे पहले तो वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते अपने अपने प्रोविंसेस का, उसके बाद वो सब मिल के ग्रुप ए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार करते। तो इस तरीके से फिर क्या होता कि ए बी सी जो हैं ये तीनों अब मिलते और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करते। तो ये बात जो है इस मिशन के द्वारा कही गई थी। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। सो इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज क्या था? तो इसमें कहा गया कि 10 साल के बाद प्रोविंसेस अगर चाहे तो वो ग्रुप से बाहर निकल सकता है, बट दैट विल बी आफ्टर इलेक्शन, और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को यूनियन के साथ रिकंसिडर भी कर सकता है। सो आफ्टर इलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोविंस को ऑप्ट आउट करना है, उस ग्रुप से बाहर निकलना है, तो अपने प्रोविंस में वो इलेक्शन करवाएगी, बिल पेश होगा, और बिल अगर पास हो गया कि हाँ हमें इस ग्रुप से बाहर निकलना है, तो वो उस ग्रुप से बाहर निकल सकते थे, बट वो किसी और ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सी जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन है? उसके अंदर है बंगाल और असम। अब मान लेते हैं कि 10 साल के बाद असम जो है वो डिसाइड करता है, असम की जनता डिसाइड करती है कि हमें ग्रुप सी में नहीं रहना है, तो वो ग्रुप सी से बाहर निकल जाती और वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक इंडिविजुअल प्रोविंस के रूप में एक्ट करती। ठीक है, तो ये 10 साल का प्रोविजन जो है वो क्यों रखा गया था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा था कि 10 साल तक ये प्रोविंसेस अगर एक साथ ग्रुप में रहेंगे तो इनके बीच की जो दूरियां हैं, जो मैटर्स हैं, वो रिजल्व हो चुके होंगे और एक यूनियन के रूप में, एक ग्रुप यूनियन के रूप में वो एक्ट करेंगे आगे जाके। बट मुस्लिम लीग जो है वो सोचती है कि अरे आगे जाके जहां भी कांग्रेस का डोमिनेंस होगा वहां पे कांग्रेस जो है वो ऑप्ट आउट कर लेगी, तो हमारा पाकिस्तान का जो डिमांड है वो फुलफिल हुआ ही नहीं, हमें तो बेवकूफ़ बनाया गया। इनिशियली मुस्लिम लीग को ये चीज़ जो है वो फील नहीं हुआ था और वो इस प्लान को एक्सेप्ट कर भी लेती है, बट बाद में वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविजन जो है वो रखा गया था। कहा गया कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाया जाएगा विद मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, और जितने भी पोर्टफोलियोज हैं इंक्लूडिंग वार मेंबर का पोर्टफोलियो वो सब इंडियंस के हाथों में दिया जाएगा। सो रिस्पॉन्स क्या रहा पॉलिटिकल पार्टीज का? कांग्रेस ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान को, बट उसने फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने कंपलसरी ग्रुपिंग का जो क्लॉज था उसको रिजेक्ट किया। उसके ऊपर मेन ऑब्जेक्शन था कांग्रेस का। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इनिशियली एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान को, बाद में इसको रिजेक्ट करती है। मुस्लिम लीग के मन में डर था कि कांग्रेस जो है अगेन डोमिनेट कर जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और संविधान जो है वैसा ही बनेगा जैसा कांग्रेस के लोग चाहते हैं, इसीलिए वो विड्रॉ कर लेता है अपना एक्सेप्टेंस। मतलब बाद में मुस्लिम लीग जो है वो रिजेक्ट कर देती है कैबिनेट मिशन प्लान को, और हम देखते हैं कि आगे जाके डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया जाता है 16 अगस्त 1946 में, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा कॉम्युनल राइट जो है वो होता है। सो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बस नारा दे देते हैं, और जो अंधभक्त हैं जो अपने दिमाग को अगले जीवन के लिए बचा के रखते हैं वो लड़ाई में कूद पड़ते हैं, वो लड़ाई जिसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला है। देन कंसिक्वेंसेस क्या हुए? तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, और हम देखते हैं कि मैसिव कम्युनल वायलेंस जो है ऑल ओवर इंडिया फैल जाता है। कैलकाटा किलिंग जो है होती है। मुस्लिम लीग जो है वो कहने लगती है, नारा लगाती है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। आज के टाइम पे जो सिचुएशन पाकिस्तान की हो रखी है वो क्यों हो रखी है? ऐसे ही लीडर्स की वजह से।
जो लॉजिकली सोचने को तैयार नहीं होते हैं, बस धर्म के नाम पे लोगों को अलग कर दो, उस चीज़ की वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत हो रखी है। वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत जो है राइट होते हैं, और इन राइट्स के वजह से पार्टीशन का लॉजिक जो है उसको मजबूती मिल जाती है, यानी लोगों को लगने लगता है कि पार्टीशन हो जाए तो ही ठीक, फालतू में इतना खून खराबा क्यों होने देना है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है 2 सितंबर 1946 को बनाई जाती है अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस जो है वो इनिशियली ज्वाइन करती है, मुस्लिम लीग जो है ज्वाइन करने से मना कर देती है, बट उनके दिमाग में फिर खुरापात जो है आता है और लीग जो है ज्वाइन करती है इंटरिम गवर्नमेंट को। यू हैव टू रिमेंबर दैट मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं ज्वाइन किया था, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक साथ इस देश में नहीं रह सकते हैं, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है एक साथ रूल नहीं कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने बाद में ज्वाइन किया। और जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई लीडर कोई डिसीजन लेता तो मुस्लिम लीग जो है उस डिसीजन को अपोज करती, ताकि वो इस इमेज को प्रेजेंट कर सके ब्रिटिशर्स के सामने कि साथ रहना इम्पॉसिबल है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाती है, जिसकी फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग जो है बाइकआउट कर देता है पूरी तरीके से कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली को उसने आगे भी ज्वाइन नहीं किया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फर्स्ट डे जब 9 दिसंबर 1946 को मिलती है, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। देन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुआ ये? 11 दिसंबर 1946 को। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। मेरिट क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के? तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का अधिकार जो है इंडियंस को मिल जाता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है इंडियंस को कैबिनेट मिशन प्लान से। देन पॉपुलेशन प्रिंसिपल जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, वेटेज प्रिंसिपल नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे हमें यूज होता हुआ दिखता है। पाकिस्तान क्रिएशन का जो आइडिया है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, एंड ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं था इन ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेरिट्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के। अब कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। सो ओवर प्रोटेक्शन जो है मुस्लिम्स को दिया गया था, और नेग्लेक्ट किया गया बाकी जो माइनॉरिटीज़ थी उनको। माइनॉरिटीज़ के नाम पे बस मुस्लिम लीग ही हर जगह पे अपना मुद्दा जो है उठा रही थी, जिसकी वजह से बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो नेग्लेक्ट होते जा रहे थे। ये जो ग्रुपिंग का क्लॉज था ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि ये ऑप्शनल है एंड लीग कह रहा था कि कंपलसरी है, और बाद में ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये खुद कहते हैं कि नहीं ये कंपलसरी है। बट हम अंदर में प्रोविजन अगर जाके देखें तो 10 साल के बाद वाला प्रोविजन तो हमें पता चलता है, ऑल्दो इन्होंने बोला कि कंपलसरी है, बट ये कुछ टाइम के लिए कंपलसरी था, क्योंकि उनका लॉजिक जो है वो कह रहा था कि पाकिस्तान अलग से अगर हमें क्रिएट नहीं करना है तो लेट देम फील कि पाकिस्तान की डिमांड जो है वो मान ली जा रही है, और 10 सालों में वो लोग आपस में म्यूचुअली इतने ज़्यादा क्लब हो जाएंगे कि वो आगे अलग होने की सोचेंगे ही नहीं। तो इस रिस्पेक्ट में ग्रुपिंग जो है वो अपने आप में क्लियर नहीं था, और सीक्वेंस जो था वो फॉल्टी था। वो कह रहे थे कि पहले ग्रुप बनाओ उसके बाद यूनियन बनाएंगे। ये इसी तरीके से हो गया कि काट के पीछे में घोड़ा जो है वो खड़ा हो, तो काट को कौन खींचने वाला है ये पता ही नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसने अटेम्प्ट किया कि इंडिया की यूनिटी को प्रिजर्व किया जा सके, ऑल्दो वो नहीं चाहती थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है क्रिएट हो, वीक सेंटर ही रहे, एंड प्रोविंशियल ग्रुपिंग जो है वो उसने किया। ग्रुपिंग के ऊपर क्लैरिटी जो है वो कभी हो नहीं पाई, कॉम्युनल डिस्ट्रस्ट जो है वो बना रहा, जिसके वजह से अल्टीमेटली ये प्लान जो है फेल हो जाता है, एंड पार्टीशन जो है आगे हमें देखने को मिलता है। सो इस प्लान के फेलियर के बाद आता है माउंटबेटन प्लान, एंड फिर फाइनली पार्टीशन हमें देखने को मिल जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कैबिनेट मिशन प्लान से रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन सा या कौन से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट विद लिमिटेड पावर्स एट द सेंटर। ये पॉइंट सही है? तो जी हाँ सही है। सेंटर के पास लिमिटेड पावर रखा गया था, ऑटोनॉमी जो है प्रोविंसेस को दी गई थी। ओके। सेकेंड पॉइंट,
इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। तो जी हाँ, अलग से वो पाकिस्तान नहीं क्रिएट करके देना चाहते थे, इसलिए टू मेक देम फील ग्रुपिंग जो है वो उन्होंने किया था। थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रपोज द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। क्या इसने प्रोविंसेस का ग्रुपिंग जो है वो प्रपोज किया था? तो जी हाँ, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Second question. Under the cabinet mission plan, the residuary powers were vested in the, यानी रेसिडरी पावर जो है कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से किन के हाथों में दिया गया था? क्या गवर्नर जनरल के हाथ में दिया गया था? तो जी नहीं। यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया था? नहीं। प्रोविंसेस के हाथ में दिया गया था? हाँ, हमें सही जवाब मिल जाता है, प्रोविंसेस के हाथ में ही दिया गया था रेसिडरी पावर। So question number 3, which of the following events is most directly linked to the failure of cabinet mission plan? कौन सा दिया हुआ जो इवेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कैबिनेट मिशन प्लान के फेलियर से? क्या इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल लिंक्ड है? तो जी नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट? जी नहीं, ये तो 1942 में ही हो गया था। हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात कर रहे हैं, 1946 की प्लान की बात कर रहे हैं। सो डायरेक्ट एक्शन डे? तो जी हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 को हो गया था ऑल ओवर इंडिया, एंड ग्रेट कलकत्ता किलिंग जो है वो हुई थी इस दिन। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद कैबिनेट मिशन प्लान। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स अगर रह गए हों या कोई बात आप अपनी मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप कमेंट में उन चीज़ों को लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।